वेलकम शो जी। आज हमारे गेस्ट है चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिश्चियन वॉइस के जनाब पीटर भट्टी साहब और वाइस चेयरमैन तन्वी। सर आप किधर आए हैं? सर आप अपनी पार्टी के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? सबसे पहले जाहिद भाई, मैं आपको और आपकी सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये महसूस किया कि हम हमारे साथ बैठकर अपनी कौम के बारे में बातचीत कर सकें और इजहार ख्याल कर सकें कि हम उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। जो पार्टी का आपने कहा है कि हमारी पार्टी इंटरनेशनल क्रिश्चियन वॉइस कनाडा के नाम से पार्टी है जी जी, जो 20 साल से कनाडा के अंदर मसीहों की आवाज़ को बुलंद कर रही है। और इसके फाउंडर हमारे कायद शहबाज शहीद शहबाज, उनका ये विजन था कि कनाडा के में या पाकिस्तान से बाहर कोई भी ऐसी जगह हो जहां हम अपने मसीहों की आवाज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक पहुंचा सकें। उस वजह से ही फिर मैं कनाडा में आ गया तो उन्होंने मुनासिब समझा कि मेरे ज़रिए से वो इस बात पर खुदावंद ने हमें तनवीर जोसेफ साहिब जैसे साथी लिए हमारे साथ हैं और हम मसीहों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, उनकी मुश्किलात को दुनिया में आगाह करते हैं। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारी आवाज़ ना सिर्फ कनाडा के अंदर बल्कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और मुल्कों में पहुंची है। हमने कनाडा की पार्लियामेंट में भी अपनी मसीहों की दुख दर्द को बुलंद किया है, हमने वाइट हाउस में भी बात की है, हमने यूनाइटेड नेशन में भी बात की है और दूसरी दुनिया की जो कंट्रीज़ हैं, NGOs हैं, उनके ज़रिए भी इस केस को हाईलाइट किया है कि हमारे मसीह पाकिस्तान में अपने खुदावंद की वजह से कैसे सताए जाते हैं। बाकी खुदावंद का शुक्र है कि हमारी इस आवाज़ से बहुत सारे मसीहों को ख़ास तौर पर है कनाडा में हम रिमशा मसीह और नेहा मनीर जो 2.5 साल की बच्ची थी उनको सीधा पाकिस्तान से कनाडा में लाकर सेटल करने में कामयाब हुए हैं। आप लोग बाकी दिन ब दिन कॉन्फ्रेंस से, सेमिनार से, कॉन्फ्रेंस से हम अपने लोगों की दुख दर्द को दुनिया में और जहाँ भी मुनासिब समझते हैं कि यहाँ उनकी आवाज़ को सुनाना हमारे लिए मकसूद होगा, वहाँ से उनकी बेहतरी की राह निकलेगी, वो हम उनके लिए करते हैं। सर कहने का मकसद है ये खुदा की तरफ से आपको ब्लेसिंग है और आप ये ब्लेसिंग अपने तक नहीं रखना चाहते, नहीं, आप चाह रहे हैं कि ये दूसरे लोगों तक पहुँचे। अच्छा सर, आखिर क्या चीज़ है जो आपको इतनी दूर से कनाडा से इधर थाईलैंड ले आएंगे? क्या आपने फील किया? देखें, जैसे आपने खुद ही कहा कि आपको ब्लेसिंग है और खुदा आपको यूज़ करना चाहता है। मैं ये समझता हूँ कि मेरा और हमारा कनाडा आना भी एक ब्लेसिंग है। मैं ये समझता हूँ कि मेरी और हमारी जमात के साथियों की ये खुदावंद की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके दुख दर्द को में शामिल हों और जो भी उनको रहाई दे सकते हैं उनकी तकलीफ़ों से, उसके लिए दिलो जान से काम करें, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ग्लोरी के, और खुदा उनके नाम को जलाल दें। अच्छा तनवीर भाई, आप इधर आए हैं, आपने देखा है, विजिट किया इधर, काफ़ी बिल्डिंग्स में गए, काफ़ी लोगों से मिले, तो आपने क्या देखा, क्या हालात देखे हैं, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका दिया कि हम यहाँ बैठ के अपनी आवाज़ को बेशुमार लोगों तक एक ही टाइम में पहुँचा सकें। मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश करूँगा दुनिया की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस के लिए काम कर रही हैं, खुदारा इस तरफ अपनी तवज्जो को मबज़ूल करें, इस तरफ देखें कि थाईलैंड में क्या हालात हैं। मैं उन कम्युनिटीज़ को भी गुजारिश करता हूँ जो मुख्तलिफ़ मुल्कों में हमारी पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अगर आपके लीडर्स नहीं सुनते, माज़रत के साथ, अगर आपके लीडर्स नहीं सुनते, अपने में से कोई रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करें, उसको इक्विप करें अपने फाइनेंशियली और यहाँ पे भेजें एक दफ़ा। और ये वो बात है जो हम भी नहीं समझे थे पहले कि पाकिस्तान में क्रिश्चियन की हालत उस लेवल पे नहीं नीचे है जितनी इस लेवल पे यहाँ पे थाईलैंड के अंदर गिर गई है।
एक परसिक्यूशन से निकल के सेकंड परसिक्यूशन वो इस तरह की हो गई है कि समझ से बाहर है कि किसकी बंदा हेल्प करे। ये मैं कहना चाहता हूँ कि हालात जो मैंने देखे हैं यहाँ पे आके वो बहुत ही ख़राब हैं हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से। तो सर आप आईडीसी भी गए तो उधर क्या हालात? आईडीसी में मेरा पहला तजर्बा था कि हम आईडीसी इकट्ठे गए, भट्टी साहब भी थे साथ, हमारे साथ हमारी बेटियां भी आई हुई हैं। हम इसके साथ साथ अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ये भी सिखाना चाहते हैं कि अपने बहन भाइयों की टेक केयर किस तरह करनी चाहिए। हम उनको लेके उस जगह पे गए जहाँ पे सज़ा अंदर वालों के लिए तो है, लेकिन बाहर से जो मुलाकात करने के लिए आता है, मैं सोचता हूँ उनके लिए वो परेशानी, वो दुख जो हमने वहाँ पे कर, जो लोग जो फैमिलीज डिपार्टेड हैं, कुछ लोग अंदर हैं कुछ बाहर हैं, उनकी आंखों में देखा, जो आओ बका उन लोगों से सुनी जो जंगले के उस तरफ थे, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। और उस जगह पे जहाँ पे अपनी लैंग्वेज लोगों को नहीं आती, जहाँ पे उनके पास इतनी फाइनेंशियल एड नहीं है कि वो अपने आप को संभाल सकें या किसी को यहाँ पे ब्राइब कर सकें, क्योंकि यहाँ का कल्चर भी करप्ट है, यहाँ पे भी रिश्वत चलती है। इतने भी पैसे नहीं उनके पास कि वो किसी को ब्राइब करके कुछ शॉर्ट वे निकालें। हमारी कौम का ये हाल है, कभी कोई इंसिडेंट होता है हमें गुस्सा आता है, बाहर निकलते हैं, हम बाहर निकलते हैं, अपने जज्बात का ख्याल करते हैं, इजहार करते हैं और कहते हैं कि ये हो गया जी, बड़ा ज़्यादती होगी बड़ी। लेकिन हमें मुस्तकिल मिजाजी रही, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो मुस्तकिल मिजाजी ख़त्म हो जाती है, हम अपने कामों में लग जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं कि हमारे कौम के साथ क्या हो रहा है, और उसके ऊपर कोई भी जो है वो फॉलो अप नहीं होता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल सर। और दूसरी ये बात है कि हमारी लीडरशिप जो है वो गाइड नहीं प्रॉपर तरीके से करती। हमारी कौम को गाइडेंस की भी ज़रूरत है। हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाकर आपने UNHCR के साथ कैसे डील करना है, आपने अपने फाइल जब असाइलम के केस फाइल करने हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। कोई मसीहा दूर से नहीं आएगा, पाकिस्तान के मसीही दुनिया की कोई अजीब डिफरेंट मखलूक नहीं है, वो भी इसी धरती की इस कंट्री दुनिया के हिस्से हैं, और जिस तरह दुनिया को ट्रीट किया जाता है परसिक्यूशन में, उसी तरह उनको भी ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये हमारे अपने लीडर साहबान हैं, चर्च लीडर का काम है, दूसरे रिलीजियस जो कम्युनिटी के लीडर हैं उनका काम है, हर प्लेटफार्म पे इस आवाज़ को यकजोई के साथ, समझौते के साथ, प्रॉपर तरीके से बढ़ाने की ज़रूरत है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है, वो UNHCR की बात है। फिर जो वहाँ से हमें फीडबैक मिला है कि बहुत सारी मिसरिप्रेजेंटेशन है, प्रॉपर तरीके से केसों को प्रेजेंट नहीं किया गया। फाइल को अगर हस्बैंड वाइफ की स्टोरी है, हस्बैंड को अलग पूछें तो वो कुछ और बात बताएगी, और वाइफ को बताएंगे तो वो कुछ और बात वो करेगा। मतलब कहने का मकसद है हमारे लोग जो उनको सेटिस्फाई नहीं कर सके, ये हमें वहाँ से पता चला। तो देखिए, आप मेरे साथ किसी भी ख़ानदान का ये फर्ज, अगर एक बंदा झूठ बोलेगा तो उसका असर पूरे ख़ानदान। हमारे मसीहों की एक बात है कि वो एक अमन पसंद शहरी हैं, क्योंकि वो किसी से झगड़ते नहीं हैं, वो गलत काम नहीं करते, वो हम नहीं करते तो हमारे एक लेवल बना हुआ है। इसी तरह जब UNHCR में लोग अप्लाई करते हैं तो वो 2, 4, 10 लोगों को देखते हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी है, इनके साथ प्रोसिक्यूशन हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वेव हो जाती हैं जब उनका एक माइंड सेटअप हो जाता है। हमारा जो माइंड सेटअप हुआ है वो रॉन्ग हुआ है कि ये गलत रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसलिए अगर उनको छोटा सा भी डाउट हो जाए तो एक या वो 10 केसों को जानबूझ के लिए वो फर्क। लेकिन हमने कहा, अगर हमने इसके ऊपर फाइट की है कि ये आपका मुद्दा है, UNHCR की ड्यूटी है ह्यूमन राइट की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन। UNHCR का पेपर होता है और थाई गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलो अप करना? UNHCR की। एग्जैक्टली। हमने कहा वो आपने करना है। अगर IDC में लोग जाते हैं तो वो आपका काम है। अगर थाई गवर्नमेंट नहीं करती तो आपका इतना बड़ा ऑफिस, आप वहाँ क्यों बैठे हुए हैं? अगर वो आपको सुनती है तो हमारे कौम के मुद्दे को क्यों नहीं बयान करते? तो इस तरह का हमारा जो उनके साथ काफ़ी बेसिक ग्राउंड पे बातचीत हुई है। बहुत सारे हमने उनके गलतफहमियों को दूर किया है। उसके बाद उन्होंने हमें सारे साथ ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट किया
उन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं, उन्होंने कहा जिसमें हम पर्सन टू पर्सन जिनके केस रिफ्यूज़ हुए हैं, जो कोई उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो हम लोगों से बात करेंगे, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। मेडिकल का मसला भी उनके साथ हुआ है, आईडीसी का भी हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की हमारी 2-4 मीटिंगें और हो जाएंगी, या हमारे दोस्त जो है वो इस चीज़ को आगे फॉलो करके आगे लेके चलेंगे, तो चंद दिनों में, चंद महीनों में भी हमारे UNHCR का जो केस है ना, हमारा जो उनका डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारे लोगों के सक्सेसफुल कनाडा एम्बेसी भी गए हैं जी हमारे लोगों के लिए, क्रिश्चियन असाइलम सीकर्स के लिए, तो उन्होंने क्या आंसर दिया? कनाडा को पाकिस्तान के बाद हम अपना मुल्क समझते हैं जी, और कनाडा की एम्बेसी में हम कहीं भी जाते हैं तो हम समझते हैं कि हम अपने घर में गए हैं। उनके साथ हमारी बातचीत हुई है, उन तक ये सारी अवेयरनेस नहीं थी कि ये ख़ासतौर पर पाकिस्तानी क्रिश्चियन के बारे में उनको इतना ज़्यादा इल्म नहीं था। जो हमने अपनी बातचीत में हमने अपनी डॉक्यूमेंट साथ ले गए थे, उनके ज़रिए उनको आगाह किया कि पाकिस्तानी क्रिश्चियन थाईलैंड के अंदर जो साइलम सीकर हैं वो कितनी डिफ़िकल्टी का शिकार हो रहे हैं। तो उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से फील किया है, महसूस किया है, और उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर ही हमारी थाई गवर्नमेंट में, फॉरेन अफेयर में और इमिग्रेशन में जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, और हम अपने एजेंडे के अंदर पाकिस्तानी क्रिश्चियंस को रखेंगे और उनके साथ डिस्कस करेंगे कि उनको, वो तो कहते हैं हम उस वक्त तक इनकी जान नहीं छोड़ेंगे जब तक आईडीसी में से तमाम लोगों को निकाला नहीं जाता। आईडीसी के अलावा जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो उनसे भी बुरी हालत में है। आईडीसी में एक बंदा बैठा है, उसको ये तो पता है ना कि मैं बैठा ही हूँ, मुझे किसी और ने अटैक नहीं करना, कुछ नहीं होना। तो जो घरों के अंदर बैठे हैं वो तो बेचारे खौफ से ज़्यादा है कि दरवाज़ा खटकेगा, पाँव की आवाज़ आएगी तो एकदम वो चीख जाएंगे, पता नहीं आईडीसी वाले आ गए हैं, क्या हो गया, हमें क्या करना है। उनकी ज़िंदगी तो उनसे भी ज़्यादा मिज़रेबल है, मैं समझ बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही कोई आप हमें अपनी फाइलें भेजते हैं, हम उनको बगैर किसी डिले के प्रायोरिटी पे उसको रिव्यू करेंगे, और जो भी पॉसिबिलिटी हुई हम आपकी मदद करने के लिए। UNHCR के हवाले से एक बात मैं और कह दूँ जो हमारी डिस्कशन में शामिल था, मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से हमने कहा कि जो लोग बीमार हैं या असाइलम सीकर को जो है असिस्टेंस किस तरह की नहीं है, तो उन्होंने फिर अपने उसी बात को दोहराया कि हमारे पास फंड्स की कमी है, इसलिए हम हर किसी को नहीं दे सकते, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं उनको रब्ता करना चाहिए UNHCR के साथ, ताकि वो उन चीज़ों की टेक केयर। हमारे साथ तो उन्होंने ये वादा किया, इसलिए रात को भी मैंने एक जगह कहा था कि आप जो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अगर आप नहीं एक्सेस कर सकते, आप अपना किसी डॉक्टर का सर्टिफिकेट या कुछ भी आपको ज़रूरत है, आप वो साथ लगा के अपनी आइडेंटिफिकेशन लगा के हमें भेजें, हम आगे प्रोसीड करते हैं, हम उन नामों को वहाँ पे पहुँचाते हैं ताकि UNHCR आपके साथ रब्ता कर सके, या हम उसको अच्छे तरीके से फॉलो अप करते हैं कि किस तरह हम ये बात। दूसरी बात रही एक उनके साथ UNHCR में जो आपकी रिफ्यूजी हेयरिंग्स होती हैं, उनकी जो हेड हैं एक मारिया, उनके साथ हमारी बात हो रही थी मुश्तरका, तो उन्होंने ये बताया कि आप लोग जब केसेस अपने दाखिल करते हैं तो कुछ उसमें अगर अमेंडमेंट करनी होती है तो उसमें देर ना लगाएं, या उसको छुपाएं नहीं, या उसको गलत ट्रैक को ही ना यूज़ करते जाएं। अगर आपने उसको अमेंड करना है तो आप फौरी तौर पे दूसरा लेटर वहाँ पे भेज दें और उनको बताएं, उससे केस में देर नहीं होती बल्कि ईजियर हो जाता है। जो हेयरिंग को डील कर रहा है ऑफिसर, उसके लिए ईजियर हो जाता है कि वो सही तय तक पहुँच सके और आप भी अपने आप को सही तरीके से एक्सप्लेन। भट्ट साहब, आप हमारे शो के जरिए जो क्रिश्चियन असाइलम सीकर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये आपके तवज्जुह से उन तक बात करना चाहता हूँ कि हमने आपके दुख दर्द को महसूस किया है और बहुत शिद्दत से महसूस किया है। जब हम कनाडा में थे तो काफ़ी कुछ थाईलैंड में जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन असाइलम सीकर के साथ हो रहा था उसके लिए किया था, और जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि हमारे बहन भाई वहाँ पे मुश्किल में हैं, तो उस वक्त हमारी जो इंटरनेशनल
कमेटी बनी है उसमें खुदा के फजल से मुझे एडवाइज़री बोर्ड में शामिल किया गया है। और जब एडवाइज़री बोर्ड में होने के नाते से, एडवाइज़र होने की नाते से उन्होंने अपनी कम्युनिटी के मसले की बात के लिए मुझसे पूछा कि आपका कोई सजेशन है अपनी कम्युनिटी के बारे में, तो सबसे पहले हमने थाईलैंड के क्रिश्चियंस की बात की थी कि वो बहुत मुश्किल में